Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to continue the series of CS432 that is network modeling and simulation. So इसका वीक नंबर 9 जो है वो हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है और इसमें जो टॉपिक 115 इंक्लूडेड था वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो है वो उसको स्किप कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने बात करनी है चेकसम की और उसके अलावा हमने देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो कैसे मेजर करते हैं। तो देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर की ये फंक्शनैलिटी है आउट ऑफ मैनी अदर्स कि हम जो है वो उसकी वजह से एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट लेयर हमें ये फ़ीचर प्रोवाइड करती है कि वहाँ पे हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। अब कौन सा एरर डिटेक्शन के सेंडर ने डेटा सेंड किया और रिसीवर ने उसको जब रिसीव करना है तो हमने ये देखना है कि दरमियान में लाइक मीडियम पे चैनल पे सेंड होते हुए डेटा कोई उसमें एरर तो नहीं हुआ, कोई बिट्स तो नहीं ड्रॉप हो गई या कोई चेंज तो नहीं हो गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हमने एरर डिटेक्शन में जो है वो काउंट करनी होती हैं। तो चेक सम बेसिकली क्या है कि चेकिंग द सम, इसीलिए इसको हम चेक सम कहते हैं कि हमने सम चेक करना है किस जगह, सेंडर की साइड पे भी और रिसीवर की साइड पे भी। ठीक है, और ये कहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, हेडर लाइक जो आपका डेटाग्राम होता है उसके या तो बिल्कुल हेडर पे परफॉर्म किया जाता है चेकसम, या फिर उसकी जो पूरी बॉडी है इंटायर बॉडी वहाँ पे किया जाता है। अच्छा, अब इस तरह का अगर सिनेरियो लाइक आपको ये डेटा बिट्स मिल जाती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो इनका चेकसम फॉर एग्जांपल कंप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे कि आपके पास ये दो जो हैं वो बिट्स हैं, उनको अब आपने जो है वो प्लस कर लेना है, लाइक उनकी बाइनरी एडिशन करनी है। तो 0 1 1 देन 1 0 1 1 1, मतलब आपके पास जो बाइनरी में होता है वो 1 0 के इक्वल होता है। तो 0 यहाँ पे गया, 1 कैरी, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 1 1 1 0 1 1 1, अब 1 0 के इक्वल होता है 0, यहाँ पे 1 कैरी, फिर 1 आ गया, फिर 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया कि लाइक 4 8, तो मतलब ये 16 बिट्स के जो दो नंबर्स थे आपके पास बाइनरी नंबर्स, उनकी जब हमने एडिशन की, उनका जब सम किया तो आपके पास टोटल जो है वो आंसर 17 बिट्स का आया। तो अब हमने क्या किया कि ये जो 1 था एक्स्ट्रा, जो लेफ़्ट मोस्ट बिट थी आपके पास, उसको जो है वो हमने रैप अराउंड कर दिया, लाइक उसको फोल्ड कर दिया। तो इसको हम फोल्डिंग बिट या रैप अराउंड बिट कहते हैं, रैपिंग बिट कहते हैं। अब उसमें क्या होगा कि ये जो आखिरी जो 1 था जो 17th नंबर पे था समझ लें, उसको जो है वो आपने यहाँ सबसे कॉर्नर पे ले गए और इसको प्लस कर दिया। तो 1 1 कितना होता है 1 0, तो 0 यहाँ पे लगा, 1 कैरी चला गया। 1 1 कितना होता है 1 0 0, यहाँ पे लगा, 1 कैरी चला गया। 1 0 1 1, ऐसे का वैसा बाकी सारा जो है वो सेम हो गया। यहाँ तक हमने जो है वो सम इसका निकाला ऊपर वाली उनका, और रैप अराउंड वाला एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए करना पड़ गया क्योंकि टोटल आंसर में 17 बिट्स आ रही थी। तो अगर कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 16 बिट्स ही आ रही होती हैं तो उसमें जो है वो रैपिंग या फोल्डिंग नहीं आपको करनी पड़ती। ठीक है, तो इस केस में करनी पड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये सम था और इसका चेक सम अब निकालना है। देखें, चेक सम में हम क्या करते हैं कि जितने भी वंस होते हैं ना उनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखें, 1 को 0 कह दिया, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, इस तरह से 0 को 1, तो ये आपके पास फाइनल चेकसम का आंसर आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपने जो है वो ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी चेकसम का। तो आपने टोटल जो डेटा होगा उसकी जितनी भी नंबर ऑफ़ बिट्स होंगी, यहाँ पे m नंबर ऑफ़ बिट्स लिखी हैं, उनको चंक्स से जो है वो डिवाइड कर देना है। या दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि अगर आपको कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ़ चंक्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आपने डेटा बिट्स के टोटल नंबर को चंक्स के बिट से जो है वो डिवाइड कर देना। और ये वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे होंगी, ये आपको प्रोवाइडेड होंगी, सिर्फ आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। इसी तरह टोटल सम फाइंड करने के लिए ये टोटल चंक्स का फार्मूला था m/n, और इसी तरह टोटल सम का आपके पास फार्मूला था m/n + 1। तो अगेन आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड होंगी। अच्छा, अब अनडिटेक्टेड एरर्स, अब कुछ लाइक एरर्स ऐसे होते हैं जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी नेचर कुछ इस टाइप की होती है कि उनको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और हमें एरर चेकिंग मैकेनिज़म्स लगानी पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास रीऑर्डरिंग ऑफ 2 बाइट वर्ड्स, अब आपके पास इतना सा अगर सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर को मिल गया ये, तो कंपैरेटिवली इसको डिटेक्ट करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि देखें लाइक 2 बाइट वर्ड्स हैं सारे, 0 1 0 2 0 3 0 4, तो सिंपल रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते वो रीऑर्डर हुए हैं। देखें, अब 0 1 है मौजूद, 0 2 भी नीचे मौजूद है, 0 4 भी है, 0 3, सिर्फ उनका ऑर्डर अरेंज चेंज हुआ है, उनकी रीअरेंजमेंट हुई है। तो फिर इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह अगर 0 वैल्यूड बाइट्स को हम इंसर्ट कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 ये सारे रिसीवर तक तो पहुँचे हैं, लेकिन एडिशनल जो ज़ीरोज़ हैं वो जो है वो यहाँ पे शामिल हो गए थे या काउंट हो गए, तो इसलिए कंपैरेटिवली जो ज़ीरो वैल्यूड बाइट्स होती हैं अगर वो इंसर्ट हो भी जाएँ तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा होता है। ठीक है,
उसके अलावा इसकी कुछ रेमिडिएशंस हैं कि अगर ज़ीरो वैल्यूड बाइट्स आपके लाइक डेटा में हैं, चली गई हैं रिसीवर के एंड पे, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इन ज़ीरो वैल्यूड बाइट्स को डिलीट कर देना है। इसी तरह आमतौर पे कुछ एरर्स अनडिटेक्टेड ऐसे हो जाते हैं कि सारे ज़ीरोज़ वन से अगर रिप्लेस हो जाएँ या वन सारे ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएँ तो भी वो एरर अनडिटेक्टेड उसमें चले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके पास जो है मल्टीपल एरर्स विद सम टू ज़ीरो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखें सेंडर के पास अगर ये डेटा था लाइक 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका सम क्या था -10 और रिसीवर तक पहुँचा ये, तो जब यहाँ पे सम किया जाएगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेंडर ने भी 10 सेंड किया और रिसीवर ने भी। लेकिन क्या हुआ कि ये भी एरर था, क्यों? क्योंकि डेटा तो ओरिजिनल में तो लाइक उसकी ओरिजिनलिटी तो इफेक्ट हो रही थी ना, कि डेटा तो आपके पास चेंज ही था, और बस ये डिफरेंस आया कि भाई उसका भी सम 10 बन रहा है, उसका भी सम 10, तो इसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल था। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गो बैक एन की। अच्छा जी, अभी आपके पास है टॉपिक नंबर 117 और इसमें गो बैक एन की बात करनी है। गो बैक एन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है एक रीट्रांसमिशन स्ट्रेटजी है। कहने का मकसद है, जैसे अभी हमने चेकसम पढ़ा कि ये एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है, इसी तरह अब है गो बैक एन, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में होगा सेलेक्टिव रिपीट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ, ये जो आपको नज़र आ रहा है आर्क, तो असल में ये क्या है, ये भी एक रीट्रांसमिशन स्ट्रेटजी है कि जब सेंडर ने डेटा सेंड करना होता है और रिसीवर ने रिसीव करना होता है, तो हम ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि एज इट इज़ जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो, या कोई भी कह लें कि बिट जो है वो चेंज ना हो रही हो। तो जब गो बैक एन प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो रिसीवर की साइड पे कोई बफर नहीं बनाया जाता। अब रिसीवर की साइड पे बफर क्यों बनता है, समझ लें सेंडर ने डेटा सेंड किया और जब रिसीवर तक वो पहुँचेगा तो कोई एक साथ जो है ना वो स्टोरेज लोकेशन ऐसी होगी जिसे हम बफ़र कहते हैं, टेम्प्रेरी स्टोरेज के सारा डेटा जो है, सारे पैकेट्स जो हैं वो रिसीवर तक फाइनली पहुंचने से पहले बफ़र में जमा हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे अगेन एक चेक किया जाता है कि भाई कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, उसको चेक कर लेते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन जब हम गो बैक एन की बात करते हैं तो रिसीवर की साइड पर डायरेक्टली सारा कुछ जो है कम्युनिकेट हो जाता है, पहुँच जाता है, वहाँ पर आपको बफ़र की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे वीट एंड राइस एंड एलजी की बात करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गो बैक एन जो है वो वीट है। तो कहने का मकसद है कि क्या होता है कि जब हम वीट के जो जो उसके ग्रेन्स हैं, जब हम वो चेकआउट कर रहे होते हैं तो एक एक दाना अगर सेंडर से ग्रेन जो है वीट का वो रिसीवर तक पहुँच रहा है, तो अगर हम कहें कि भाई जो भी ग्रेन अगर उसमें से डिफेक्टिव होगा, ख़राब होगा, तो वहीं से जो है वो सारे का सारा डेटा जो है वो सारे के सारे ग्रेन जो हैं वो वापस करो और पहले ठीक करो सारा कुछ, और फिर से दोबारा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो। ठीक है, तो गो बैक एन में यही होता है कि जहाँ पे एरर आया वहीं पे रुक जाओ और पहले एरर को ठीक करो और फिर आगे जाना है। तो फ्रेशर इज़ बेटर, कि जितना ज़्यादा फ्रेश वीट होगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर आपको मतलब मिलेगा, या हम उससे बेटर वे में कुकिंग कर सकते हैं। इसी तरह जितना डेटा आपके पास फ्रेश होगा, जितना एरर फ्री होगा, उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। तो गो बैक एन में आपने याद रखना है कि क्या होता है कि जहाँ पे एरर आता है वहीं से जो है वो सारा मैकेनिज़्म वापस जाता है और फिर एरर्स जो हैं वो ठीक होके आते हैं। अब यहाँ पे जैसे है परफॉर्मेंस आपकी पैकेट लॉसेस की, अब ये सेंडर है और यहाँ पे है रिसीवर। पहले ये 4 कह लें कि आपके पास n = 4 के यहाँ 4 डेटा बाइट्स या डेटा बिट्स जो हैं वो सेंड होनी है, फिर अगली 4, फिर अगली 4, तो मतलब इस तरह से। और फिर यहाँ पे सेंडर की साइड पे देखें पहले पैकेट 0 जो है वो सेंड हुआ, फिर रिसीवर की साइड पे पैकेट रिसीव हुआ, और फिर उस रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी सेंडर को कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दी, लेकिन ये पैकेट 2 जो था वो ड्रॉप हो गया। तो अब यहाँ से गो बैक एन के अकॉर्डिंग क्या सीन चलेगा कि आपके पास जो पैकेट 2 है, यहाँ पे देखें कि पहले वही अपनी ट्रांसमिशन को ठीक करके दोबारा से कंटिन्यू करेगा, तो फिर 2 3 4 5 फिर बाकी सारे पैकेट्स जो हैं वो सेंड होंगे या डिलीवर होंगे। अच्छा, फिर इसकी एफिशिएंसी वगैरह फाइंड करने के लिए यहाँ आपके पास जो है वो फार्मूला है एफिशिएंसी का। आपने इसमें से 1 और ये जो आपके पास पूरा फैक्टर है, इसमें से जो है वो आपने कह लें कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए ये मेन फंक्शन बाहर लगा हुआ है। ठीक है, और 1 होता है कि आपके पास बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट ट्रांसमिशन है कि कोई भी एरर नहीं है, और ये आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट है। एस जो है वो आपके पास विंडो साइज़ होता है। ठीक है, और डी आपके पास जो है वो टोटल ट्रांसमिशन टाइम जितना भी है, और एन जो है वो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हैं। तो इस फैक्टर का आंसर और 1 इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कहेंगे कि ये जो है वो एफिशिएंसी है किसकी, गो बैक एन प्रोटोकॉल की। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि एफिशिएंसी विद एरर्स अगर हमने फाइंड करनी है, तो व्हेन एन एरर अकर्स द एंटायर विंडो मस्ट बी रीट्रांसमिटेड। तो गो बैक एन का बेसिकली यही जो है वो कह लें कि मेन पॉइंट है कि जहाँ से भी एरर आया तो सारा
का सारा डेटा पूरी की पूरी विंडो आपने वहीं से जो है वो रीट्रांसमिट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाता है फार्मूला, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक हो गया। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो पूरी ट्रांसमिशन में आपके पास जो है वो सेंड हुए हैं। अब 1 × 1 माइनस पी प्लस एक्स प्लस एन इंटू पी, अब ये सारा कुछ क्या है, ये अभी हम देख के आए हैं कि आपके पास एक्स जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसके बाद सॉरी ये ई ऑफ एक्स जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और उसके अलावा एक्स प्लस एन जो है हमारे पास वो है आपके पास एक्स है टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स, और एन जो है वो टोटल बिट्स। तो मतलब कहने का मकसद है कि इस तरह के फार्मूलाज जो है ना वो आपको बस याद करने हैं, किसी पेज एंड पेन पे, पेज पेंसिल के साथ लिख लें किसी पेपर पे, और पेपर में जो है वो एज इट इज़ आपके पास वैल्यूज़ होंगी, आपने उसके हिसाब से कोई फार्मूला जो है वो इंटर कर देना है। तो एफिशिएंसी जो है उसका फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या कह लें कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, सिलेक्टिव रिपीट आ जाता है। सिलेक्टिव रिपीट भी अगेन एक रीट्रांसमिशन स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइक अगर कहीं पे एरर आ गया, कहीं पे इशू आ गया, तो वहाँ से सारे का सारा जो है वो रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि जो एरोनियस बिट है, जो एरर वाली बिट है, सिर्फ उसको ठीक कर लो, बाकी सारा वैसे का वैसा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा रिसीवर पे, यहाँ रिसीवर एंड पे जो है वो बफर की ज़रूरत होती है, टेम्प्रेरी मेमोरी की। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट जो है वो आपके पास वीट है, कि हम कहते हैं कि आपने देखिए नाम से पता चल रहा है कि सिलेक्टिव रिपीट के सिर्फ आपने सिलेक्टिव वे में, लाइक ऑप्शनल और स्पेसिफिक वे में जो है वो आपने रिपीट करना है, सारा कुछ रिपीट नहीं करना, सिर्फ जिसको रिपीट होने की ज़रूरत होगी वही रिपीट करना है, ठीक है। तो यही परफॉर्मेंस आपकी पैकेट लॉस की यहाँ सिलेक्टिव रिपीट के हिसाब से आ जाती है, कि यहाँ पे अगर पैकेट 2 जो है वो लूज़ हुआ है तो सिर्फ उसी का देखें यहाँ पे टाइम आउट हुआ है, और आखिर में सिर्फ सेंड जो है वो पैकेट 2 ही किया गया है, और बाकी सारे जो थे वो मतलब एज इट इज़ होते रहे हैं। बस ये जो पैकेट 2 जिसको लॉस फेस करना पड़ा था, आपने एंड पे जो है वो सिर्फ उसी को ठीक करना है, उसी को एरर फ्री करना है, बाकी सारा जो है वो वैसे का वैसा सिनेरियो चलता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है विदाउट एरर्स के लिए, ठीक है, कि लाइक आपने मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है अगर एफिशिएंसी विद एरर्स का जो फॉर्मूला हो तो ओनली पैकेट्स कंटेनिंग द एरर्स विल बी ट्रांसमिटेड। तो अगेन इसका जो है फॉर्मूला आपने देख लेना है, इज इक्वल टू 1 माइनस पी, पी आपके पास सक्सेसफुल नंबर ऑफ़ पैकेट्स हैं जो सेंड हो गए, और उसकी एफिशिएंसी अगर आपने फाइंड करनी है तो आपने 1 माइनस पी जो है वो कर देना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बफर का जो साइज़ होता है, जो आपके पास टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है रिसीवर की साइड पे, उसकी जो है वो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सेंडर की साइड पे बफर की बात करें तो उसमें वो सारे पैकेट्स होंगे जो अभी अनएक्नॉलेज्ड हैं, जो रिसीवर ने अभी लाइक ये नहीं कहा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। और या तो ये इक्वल टू होने चाहिए या लेस देन होने चाहिए विंडो के साइज़ के, और विंडो का साइज़ वो होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेटा बिट्स जो है सेंडर सेंड कर सकता है और रिसीवर रिसीव कर सकता है, ठीक है। फिर बफर लिमिटेड रिसीवर की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स होते हैं सेंडर की साइड पे, कैन नॉट डिफर बाय मोर देन डब्ल्यू। अगेन जो रिसीवर की साइड पे भी बफर लिमिट है, उसमें भी इतने पैकेट्स ही रिजाइड कर सकते हैं जो विंडो के साइज़ के बराबर हो या उससे कम हो। क्यों? क्योंकि विंडो साइज़ ही मैक्सिमम आपके पास लिमिट होती है, तो लाइक अगर उससे ज़्यादा हो तो वो सेंड हो ही नहीं सकता डेफिनेटली। तो बफर की जो लिमिट है वो उसके इक्वल होगी या उससे थोड़ी सी कम होगी, उससे एक्सीड कभी भी नहीं कर सकती, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है कि राउंड ट्रिप टाइम जो है वो एस्टिमेट वगैरह कैसे करना है। तो फर्स्ट आपके पास केस आ जाता है कि अगर आपके पास जो विंडो साइज़ है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें ट्रांसमिशन रेट से, तो इस पूरे रेशो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए प्लस किससे, राउंड ट्रिप टाइम प्लस टोटल साइज़ ऑफ द विंडो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला को देखना, और फर्स्ट केस है ये फिक्स्ड विंडो का, और इसका ये मतलब है कि आपके पास जो विंडो का साइज़ है डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ ट्रांसमिशन वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी विंडो साइज़ से जो कोई चीज़ एक्सीड कर ही नहीं सकती, और ये स्पेसिफिकली हम फिक्स्ड विंडो की बात करें तो उसमें आपके पास एक फ़िक्स्ड रेट होता है डेटा बिट्स का कि हाँ इतनी ही जो है वो सेंड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये ग्रेटर होनी चाहिए, किसके सम से ग्रेटर, राउंड ट्रिप टाइम को अगर जो है वो आप S/R से प्लस कर दें तो भी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें इसके डिले की जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाती है, लाइक डिले इज इक्वल टू 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम प्लस O/R। R आपके पास रेट है और O जो है वो ओवरहेड टाइम है।
अच्छा, फिर सेकंड केस आ जाता है कि अगर तो ये लेस देन हो जाए, तो फिर क्या होगा कि हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, और जब हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि हाँ अब डेटा जो है वो सेंड हो सकता है, तो तब हम करेंगे। और के जो है वो उसके अलावा नंबर ऑफ़ विंडोज़ दैट कवर द ऑब्जेक्ट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट में एक फिक्स्ड विंडो से ज़्यादा फिक्स्ड विंडोज़ लाइक ग्रेटर दैन 1 आपके पास नंबर ऑफ़ विंडोज़ आ रही हैं, तो के जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इस तरह वाला केस होगा, तो फिर आपके पास डिले कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 2 राउंड ट्रिप टाइम प्लस ओवरहेड डिवाइडेड बाय रेट प्लस के -1 इंटू ये वाला सारा फैक्टर। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज नहीं आते, जो सिंपल सिंपल वाले हैं वो तो आपने मेक श्योर करना है कि हर हाल में जो है वो याद कर लेने हैं। अच्छा, फिर टीसीपी टाइम आउट की वैल्यू की बात करते हैं कि लाइक टीसीपी का जो कनेक्शन होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, जो 3 वे हैंडशेक के ज़रिए से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो लाइक अगर लॉन्गर हो राउंड ट्रिप टाइम से, तो फिर हम कहते हैं कि भाई टीसीपी के टाइम आउट की वैल्यू लाइक टाइम आ गया, या फिर अब टीसीपी जो है वो अपना सेशन ख़त्म कर देगा। फिर उसके अलावा राउंड ट्रिप टाइम के हिसाब से टीसीपी का टाइम आउट जो है वो चेंज होता रहता है। अगर तो टीसीपी फ़ौरन से लाइक विदाउट एनी डिले जो है वो अगर ख़त्म हो गया, टीसीपी का सेशन ख़त्म हो गया, तो हम कहेंगे कि तो टू शॉर्ट टाइम आउट है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर टाइम आउट की अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, डेटा सेंड नहीं हुआ था, फिर भी जो है वो टाइम आउट हो गया, तो ये हुआ प्री मेच्योर टाइम आउट। फिर अननेसेसरी रीट्रांसमिशन हो जाती हैं कि जो ट्रांसमिशन हमने असल में नहीं भी करनी थी वो बार बार रीट्रांसमिट हो रही हैं, जिनकी नहीं भी ज़रूरत, एक्नॉलेजमेंट मिल भी गई है कि हाँ भाई रिसीव हो गया, फिर भी रीट्रांसमिट, तो ये आ जाता है अननेसेसरी रीट्रांसमिशन में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टू लॉन्ग में क्या होता है कि आपके पास डेटा सेंड हो भी गया, लेकिन जो भी सेगमेंट लॉस है उसके लिए इतना स्लो रिएक्शन है कि अब तक जो है वो टीसीपी कनेक्शन चलता जा रहा है, हालांकि सारा डेटा जो है वो सेंड हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम और एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम पहली बात रीट्रांसमिशंस को इग्नोर करता है, और जो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम होता है वो थोड़ा सा स्मूदर होता है। अब ये दोनों जो है वो आपस में मिलते कैसे हैं? सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम होता है कि किसी ख़ास टाइम पे आपने जो है वो लाइक एक टाइम जो है वो नोट कर लिया, जिसे हमने बाद में सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम का किसी एक सेगमेंट का या किसी एक सैम्पल का, या सेगमेंट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है और फिर सेंडर ने सेगमेंट या पैकेट सेंड किया और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव दे दी, लाइक एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट जो है वो आपको दे दी, एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको दे दी कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया। तो इतना सा जो टाइम है किसी ख़ास सेगमेंट या किसी ख़ास डेटा पैकेट का, उसको कहते हैं सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, लेकिन उन्हीं लाइक ना सिर्फ सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम को, बल्कि हम ओवरऑल जो भी रीसेंट मेजरमेंट्स, जो भी रीसेंट डेटा ट्रांसफर्स चल रहे हैं, अगर उन सब का हम एवरेज निकाल लें तो वो होता है आपके पास एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट कि सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम और एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम में ये डिफरेंस है कि सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम जो है वो सिर्फ करंट जो सेगमेंट या करंट वे में जो करंट टाइम पे जो आपका डेटा सेंड हो रहा होता है उसका पूरा जो है वो नोट करता है कि हाँ सेंडर ने सेंड किया, फिर रिसीवर ने रिसीव कर लिया और एक्नॉलेजमेंट दे दी। ये होता है सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम। लेकिन अगर सिर्फ करंट को छोड़ के बल्कि उसको मिला के और भी कुछ पैकेट्स का अगर हम ओवरऑल एवरेज ले लें, तो वो हो जाता है एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। और उसके अलावा यहाँ पे अब आपके पास दो फार्मूलाज आ गए। यहाँ पे अब 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, और अगर पेपर में ही आपके पास आ जाता है तो आपको जो है वो इसकी वैल्यू वगैरह भी दे दी जाएगी। अगर 1 हो इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल कोई भी डिले नहीं हुआ और परफेक्ट ट्रांसमिट हो गया, और जितनी जितनी ज़ीरो की तरफ जाती जाती है तो इसका मतलब होता है कि एरोनियस आपका डेटा वो है। लेकिन आपको दे देंगे पेपर में वैल्यू अगर इस तरह का कोई आ जाता है न्यूमेरिकल। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम प्लस अल्फ़ा इंटू सैम्पल राउंड ट्रिप टाइम, इसी तरह टाइम आउट इंटरवल का आपके पास ये आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। जो टीसीपी है असल में वो आपको रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो यूडीपी होता है वो नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले टीसीपी जो है वो आपको डेटा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा अगर तो डेटा लॉस भी हो जाए तो टीसीपी कनेक्शन जो है वो एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, और ये क्या है वो हम देखेंगे। और उसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि रिलायबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है कि मैक्सिमम बैंडविड्थ जो सेंडर जो है वो जिस चैनल के ज़रिए से मैक्सिमम जितना डेटा सेंड जो है वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि आपको टीसीपी जो है वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है विद स्लो स्टार्ट एंड एफ आर लेट मी चेक दिस
फास्ट रिकवरी एंड फास्ट री ट्रांसमिट। सो यहाँ पे आप इसको एब्रीविएशन याद भी कर लें कि कुछ मैकेनिज़म्स होती हैं जिनके ज़रिए से जो है वो कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो है वो किया जाता है फास्ट रिकवरी एंड फास्ट री ट्रांसमिट के ज़रिए से और स्लो स्टार्ट के ज़रिए से। और अगेन हम इनको आने वाले मॉड्यूल्स में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपने जो है वो इस रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए जो फार्मूला है उसका जो है वो आपने इसको याद कर लेना है। 1.22 मल्टीप्लाइड बाई MSS, ये है मैक्सिमम सेगमेंट साइज़, और फिर डिवाइडेड बाय राउंड ट्रिप टाइम इनटू स्क्वायर रूट ऑफ L आपके पास टोटल लेंथ है डेटा पैकेट की, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं आपकी। ये स्लाइड जो है वो अब यही बस बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है वो रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस को जो है वो हैंडल कर रही होती है। उसके अलावा इस तरह की एक दो स्लाइड्स हैं, जैसे हैंडलिंग लॉस में क्या होगा कि आपके पास अगर कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो उसको जो है वो कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर अर्ली टाइम आउट हो गया है कि अभी जो है वो TCP कनेक्शन पहले से ही ख़त्म हो गया है, और प्री मेजोर टाइम आउट जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो टाइम से पहले ही आपका जो है वो TCP कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो प्री मेजोर टाइम आउट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिलेड एक्नॉलेजमेंट का ये मतलब होता है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिले हुई जा रही है और यहाँ से रिसीवर जो है वो डेटा सेंड भी कर रहा है, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिल तो गई थी, लाइक रिसीवर है वो सेंड तो कर रहा था फिर से सेंडर को एक्नॉलेजमेंट, लेकिन वो रास्ते में कहीं जो है वो लाइक उसने लॉस फेस कर लिया जिसकी वजह से अब रिसीवर जो है वो नहीं सेंड कर पा रहा है एक्नॉलेजमेंट को, ठीक है। तो ये होगा कि एक्नॉलेजमेंट आपकी जो है वो डिले हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है फ़्लो कंट्रोल। फ़्लो कंट्रोल में देखें कि हमने जो है ये बात करनी है कि रिसीवर थ्रोटल्स द सेंडर बाय एडवर्टाइजिंग अ विंडो। अब विंडो क्या है कि मैक्सिमम आपके पास जो साइज़ है जो डेटा का सेंड होने का, कि सेंडर जो है वो इतना सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो रिसीव कर सकता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि नॉट लार्जर दैन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इट कैन बफर। तो कभी भी जो सेंडर है वो इतना डेटा जो है वो इतना सेंड नहीं करेगा रिसीवर को कि जितना वो उसकी कैपेबल ही नहीं है कि वो उतना रिसीव ही नहीं कर सकता। तो एक विंडो साइज़ जो है वो असल में एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा TCP ऑन द रिसीवर साइड मस्ट कीप। अब उसके अलावा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये इसका पूरा जो TCP का सेशन होता है वो रिसीवर साइड पे ज़रूर इंश्योर होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह जो हैं वो मिल रही हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है कि लास्ट बाइट जो रिसीव हुई माइनस लास्ट बाइट रेड लाइक जो सेंडर ने सेंड की और रिसीवर ने रिसीव कर भी ली और एक्नॉलेजमेंट दे दी। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें या जो इनका डिफरेंस हो वो हमेशा लेस देन या इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम रिसीव्ड बफर के जो मैक्सिमम आपके पास विंडो का या टेम्परेरी लोकेशन का साइज़ है। फिर अब क्या होता है कि अगर लोकल प्रोसेस जो है वो जिस तरह डेटा सेंड हो रहा है फ़ौरन से रिसीव करता जाए और रीड करता जाए, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी लास्ट बाइट रेड है वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट बाइट रिसीव्ड, ठीक है। उसके अलावा जो एडवर्टाइज्ड विंडो है, जो आपका विंडो साइज़ है वो हमेशा ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइज्ड विंडो है वही मैक्सिमम रिसीव्ड बफर के इक्वल होता है। उसके अलावा अगर जो रिसीवर है वो फॉल बिहाइंड कर जाए, लाइक अगर सेंडर तो फास्टली जब वो सेंड करता जा रहा है डेटा लेकिन रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा कि जो एडवर्टाइज्ड विंडो है वो स्मॉलर लाइक हर सेगमेंट जैसे जैसे पहुंचेगा क्योंकि वो लेट पहुंच रहा होगा और रिसीवर भी जो है वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहा होगा, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू बफर की जो है वो स्मॉल होती जाएगी और अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब एक फार्मूला आ गया एडवर्टाइज्ड विंडो का, ये आप देख लें। फिर उसके बाद सेंडर विंडो की साइड पे फार्मूला है अगेन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक लास्ट बाइट सेंट माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज्ड इज़ लेस देन और इक्वल टू एडवर्टाइज्ड विंडो। अच्छा, फिर ये इफेक्टिव विंडो वो होती है लाइक वो मैक्सिमम डेटा, एक विंडो तो आपके पास एडवर्टाइज्ड विंडो तो वो है ना जो मैक्सिमम डेटा है जो सेंड किया जा सकता है, और इफेक्टिव विंडो होती है कि वो डेटा जो सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसके अलावा लास्ट बाइट रिटर्न माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज्ड इज लेस देन मैक्सिमम सेंड बफर। तो इस तरह के फॉर्मूलाज एक बार देख लें, वैसे आने के चांसेस थोड़े कम है लेकिन बिल्कुल स्किप ना करें। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे होल्डिंग टाइम की हम बात करते हैं कि अपॉन रिसीविंग एन HTTP रिक्वेस्ट सर्वर डिसाइड्स ऑन होल्डिंग टाइम। अब जैसे हमने HTTP की बात की थी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या होता है कि हम जब क्रोम पे ब्राउज़र पे कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी क्यूरी अगर हम इंटर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्वर है पहले वो
कैश मेमोरी में चेक करता है कि वहाँ पे मौजूद है या मुझे मेन सर्वर से लेके देना है, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए जो है वो वेट करता है चेकआउट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टाइम इंटरवल। फिर सर्वर जो है वो अपने कनेक्शन को ओपन रखता है जब तक जो है वो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव होने का टाइम ना आए। तो इफ़ अ न्यू रिक्वेस्ट अराइज विद इन द नेक्स्ट ट्रांसमिशन टाइम देन अ न्यू होल्डिंग टाइम इंटरवल इज़ इन इफेक्ट। अच्छा, अब एक क्यूरी की, एक सर्च की, तो जो है वो जो टीसीपी का कनेक्शन था वो होल्डिंग टाइम पे चला गया, लेकिन अब वो उसको प्रोसेस ही कर रहा है, अभी वो डिसाइड ही कर रहा है कि मैं कैश मेमोरी में जाऊँ या मेन सर्वर के पास जाऊँ। तो अगर इतनी देर में आपने एक और रिक्वेस्ट कर दी है तो क्या होगा कि एक नया होल्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि हर रिक्वेस्ट, हर क्यूरी के साथ एक नया जो है वो होल्डिंग टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर जो है वो इतने से टाइम में आपको लाइक टीसीपी ने और पूरे सर्वर ने डिसाइड कर लिया है कि उसने कैश मेमोरी से लेना है रिक्वेस्ट को या फिर जो है वो मेन सर्वर से लेना है, तो फिर क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब टीसीपी क्लाइंट का लाइफ साइकिल है कि पहले वो क्लोज होता है, फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, फिर उसके अलावा जब सिंक्रोनाइजेशन रिसीव भी हो जाए रिसीवर की साइड पे और एक्नॉलेजमेंट जो है वो दोबारा से आ जाए तो फिर इस्टेब्लिश हो जाता है कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद वेट किया जाता है नेक्स्ट फाइल के ट्रांसफ़र के लिए, फिर नेक्स्ट वेट, और फिर उसके अलावा फिर टाइम आउट के लिए वेट करते हैं, और अल्टीमेटली आपको जो है वो क्लोज हो जाता है 30 सेकेंड्स के बाद। ये क्लाइंट की साइड पे है। और सर्वर की साइड पे जो है वो क्या होता है कि पहले कनेक्शन आपके पास क्लोज है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लिसन करेगा कि जो भी कह लें कि जो क्लाइंट है उसने जो भी रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसको वो लिसन करेगा। तो अल्टीमेटली अगर तो वो सिंक्रोनाइजेशन को रिसीव कर लेता है तो फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन। फिर क्लोज वेट प्रोटोकॉल चलेगा कि ये वो वेट करेगा पहले कि नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिट होना है या नहीं तो वो क्लोज हो जाएगा। और फिर लास्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो होगी जिसमें कोई भी डेटा जो है वो आमतौर पर सेंड नहीं किया जा रहा होता। फिर उसके अलावा कनेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होता है कि पॉलिसी ये एक एल्गोरिदम है जो बेसिकली बता रही होती है कि हर रिक्वेस्ट के लिए आपने कितना इंटरवल सेलेक्ट करना है, कितना टाइम पीरियड डिसाइड करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट है, नंबर ऑफ़ हिट्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ हिट्स और नंबर ऑफ़ मिसेस का ये है कि जितने सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो हिट्स में आते हैं और जितने नहीं होते वो मिसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो PA है, किसी भी पॉलिसी ए का जो एक एल्गोरिदम है, वो असल में बता रहा होता है कि कितनी रिक्वेस्ट हैं, क्या नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है जिसको बार बार नया कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ मिसेस वो हैं जब बताती हैं कि कितनी जो है उनको नया जो है वो कनेक्शन स्टार्ट करने की ज़रूरत है अपने सेंड होने के लिए। तो हिट्स हम आमतौर पे चाह रहे होते हैं कि हर बार हमें नया कनेक्शन ना बनाना पड़े, बल्कि जो पुराना लाइक जो एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है हम उसी के क्रॉस जो है वो डेटा सेंड कर सकें। इसी तरह ओपन कोस्ट जो है वो टोटल टाइम होता है जिसमें कोई कनेक्शन जो है वो ओपन रह रहा हो, ठीक है। उसके अलावा मॉडल हमने क्या करना होता है, हमने क्या लुकआउट करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि ओपन कोस्ट और नंबर ऑफ़ मिसेस का क्या ट्रेड ऑफ है, कि हम कैसे एक जो है वो मिडिल ग्राउंड फाइंड कर सकते हैं कि जिसमें बेनिफिट्स और रिस्क्स को जो है वो हम इजीली मैनेज कर सकें। अच्छा, फिर कंजेशन कंट्रोल के कुछ जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। अब आमतौर पे क्या होता है कि अगर तो बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो डेटा को सेंड कर रहे हैं और वो ज़्यादा फास्टली, तो नेटवर्क क्या होता है कि उसके वो कंजेस्टेड हो जाता है, उसे कंजेशन फेस करनी पड़ जाती है, वो लॉकआउट हो जाता है या हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पैकेट्स अल्टीमेटली लूज़ होते रहते हैं कि बफर जो है वो क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है राउटर्स। लाइक बफर क्या होता है, रिसीवर की साइड पे जो टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है, तो अगर सेंडर बहुत ज़्यादा लाइक कैपेसिटी से भी ज़्यादा अगर डेटा सेंड करने लग जाएगा तो बफर जो है वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा और पैकेट्स लूज़ हो जाएंगे। और लॉन्ग डिलेज क्या होंगे कि क्यूज़ बनती जाएंगी और फिर वो क्या होगा कि हर क्यू में इतना ज़्यादा उसे वेट करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट वगैरह रिसीव करने के लिए। फिर उसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ कंजेशन क्या होते हैं कि अगर कंजेस्टेड आपके पास नेटवर्क हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज डिलेज फेस करने पड़ते हैं और इसी तरह थ्रूपुट जो है वो भी मैक्सिमम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है वो अब आपके पास 3 सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे परफेक्ट लॉस हुआ है और यहाँ पे इम्परफेक्ट लॉस हुआ है। नो लॉस का मतलब है कि जितने सेंडर ने सेंड किए एग्जैक्टली उतने ही रिसीवर ने जो है वो रिसीव कर लिए। परफेक्ट लॉस वो है कि जितने सेंडर ने सेंड किए वो सारे के सारे रिसीवर ने लूज़ कर दिया, लाइक परफेक्ट लॉस, ठीक है। फिर इम्परफेक्ट में क्या होता है कि कुछ सेंड कर लिए और लाइक कुछ उसने रिसीव कर लिए और कुछ जो है वो नहीं किए। अच्छा, फिर कुछ कॉम्बैट स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं कि जो कंजेशन है, ये जो सिस्टम का या नेटवर्क का हैंग होना है, इसको हम कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको डिफेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक तो एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल है और एक है नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल। एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल में होता है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो है वो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और दरम्यान में जो नेटवर्क होता है, जो राउटर्स और कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं
उनसे कोई फीडबैक जो है वो नहीं चाहिए होता, ठीक है। और ये अप्रोच जो है वो आमतौर पे टीसीपी यूज़ करता है। लेकिन आपके पास एक कंट्रोल की टाइप, कंजेशन कंट्रोल की टाइप वो है जिसमें नेटवर्क या राउटर से हेल्प ली जाती है, और इसमें राउटर्स आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा सिंगल बिट जो है वो इंडिकेट कर रही होती है कि हाँ अब जो है वो टीसीपी कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, अब ना हो, अब डेटा सेंड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये कॉम्बैट करने की या डिफेंड करने की जो है वो 2 स्ट्रेटजीज थी। अच्छा, अब एटीएम और एबीआर की बात करते हैं। अब एबीआर आपके पास अवेलेबल बिट रेट होता है, और एटीएम सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड का हमने एबीआर देखना है। अच्छा, अब अवेलेबल बिट रेट एक स्ट्रेटजी है जो एटीएम नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन को आमतौर पर सिंक्रोनाइज़ या बिल्कुल कनेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जो अवेलेबल बिट रेट होती है वो आपको ये नहीं बताती, कोई गारंटी नहीं देती कि कितना डिले फेस करना पड़ सकता है, कितना नहीं करना पड़ सकता, डेटा लॉस होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इट अलाउज नेटवर्क टू एलोकेट अवेलेबल बैंडविड्थ फेयरली ओवर प्रेजेंट एबीआर सोर्सेज। लेकिन अवेलेबल बिट रेट से क्या होता है कि जितनी भी आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, थ्रूपुट अवेलेबल होती है, उसमें हम फेयरली और उस पर बिल्कुल लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और एक प्रॉपर मैनर में जो है वो हम डेटा को मतलब स्प्रेड कर सकते हैं। ये एक इलास्टिक सर्विस है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर सेंडर पाथ जो है वो अंडर लोडेड हो, लाइक आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि 50 पैकेट सेंड हो सकते हैं, लेकिन सेंडर जो है वो 10 पैकेट्स फॉर एग्जांपल सेंड कर रहा है, अंडर लोडेड है, तो फिर हम अवेलेबल बैंडविड्थ को किसी और सेंडर के लिए यूज़ कर लेते हैं। अगर तो सेंडर पाथ कंजेस्टेड हो जाए कि 50 पैकेट सेंड कर सकते हैं लेकिन वो 100 कर रहा है, तो फिर क्या करता है कि सेंडर इज़ थ्रोटल टू मिनिमम गारंटीड रेट, के सेंडर को फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरह मिनिमाइज़ करके जो मैनेज कर लेते हैं कि हाँ भाई 50 पैकेट्स ही सेंड हो सकते हैं, तो तुम 50 पैकेट्स ही सेंड करो ताकि हमारा कंजेशन जो है वो बच जाए और नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड ना हो। अच्छा, फिर कॉम्बैट हम कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास 2 बाइट एक्सप्लिसिट रेट होता है, फील्ड होता है इन द आरएम सेल जो है फ्लैग्स के तौर पे या कह लें कि इंडिकेटर्स के तौर पे काम करते हैं, और ये किसी डेटाग्राम या पैकेट के फॉर्मेट में ही होते हैं। हमने CS610 में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें ये बेसिकली बता रहा होता है कि लाइक अब जो है वो डेटा सेंड हो या ना हो। फिर उसके अलावा एक्सप्लिसिट फॉरवर्ड कंजेशन इंडिकेशन जो है ये असल में एक बिट होती है जो बेसिकली बताती है कि अगर 1 पे इसकी वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि स्विच अभी कंजेस्टेड है, नेटवर्क अभी कंजेस्टेड है, अभी सेंड नहीं हो सकता डेटा, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो हम जो है वो डेटा को सेंड कर देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है टॉपिक 125। इसमें देखें हमने टीसीपी से रिलेटेड ही कंजेशन कंट्रोल की बात करनी है। इसमें एंड टू एंड कंट्रोल जो हमने अभी देखा था कि जो एंड टू एंड कंट्रोल होता है उसमें सिर्फ सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस ही इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हम नेटवर्क से कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प, कोई राउटिंग डिवाइसेस वगैरह से नहीं लेते। उसके अलावा सेंडर जो है इन द केस ऑफ एंड टू एंड कंट्रोल, सेंडर जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है कि क्या ट्रांसमिशन की लिमिट है या मैं कितना एग्जैक्टली जो है वो सेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा कंजेशन विंडो जो है वो यहाँ पे डायनामिक है, और इसको जब हम लाइक नेटवर्क के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वाइट सेंड माइनस लास्ट वाइट एक्नॉलेज जो है वो हमेशा कंजेस्टेड विंडो से इक्वल या लेस देन होनी चाहिए। उसके अलावा लॉस इवेंट जो है कि हम किस बात पे या किस सिनेरियो में हम कह रहे होते हैं कि हाँ अब इवेंट लाइक कोई पैकेट जो है वो लूज़ हो गया आपका, या हमने लॉस फेस किया है, हम फेलियर हो गया आपके पैकेट सेंड होने का, या तो वो टाइम आउट की होता है कि या तो आपका टीसीपी सेशन ही टाइम आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के 3 बार आपको एक जैसी एक्नॉलेजमेंट्स अगर रिसीव हो जाएँ तो भी हम उसको लॉस इवेंट ही कंसिडर करते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ मैकेनिज़म्स हैं टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के लिए। एक है एडिटिव इंक्रीज़, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज़, फिर है स्लो स्टार्ट, और फिर है कंजर्वेटिव आफ्टर टाइम आउट इवेंट्स। स्लो स्टार्ट में क्या होता है कि सेंडर ने जब सेंड करना होता है डेटा तो वो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है अपनी इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। स्टार्ट वो स्लो से लेता है ताकि पहले पूरा एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। और फिर टाइम आउट इवेंट्स के बाद जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उसमें ये होता है कि अगर कोई टाइम आउट इंसिडेंट आपने फेस कर लिए तो उसके बाद जो है वो हम कंजर्वेटिव लाइक एक प्रॉपर और बैलेंस्ड वे में चलते हैं। सेंडर जो है वो फिर बैलेंस्ड वे में रिसीवर को डेटा सेंड करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी तो मैंने टाइम आउट इवेंट फेस किया है। उसके अलावा एडिटिव इंक्रीज़ और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज़ में क्या होता है कि अगर सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको सक्सेसफुली जो है वो रिसीव कर सक रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एडिटिव वे में जो है वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करता जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज़ में क्या होता है कि सेंडर ने डेटा सेंड किया और रिसीवर ने जो है वो ड्रॉप कर दिया या फिर नेटवर्क कंजेस्टेड होने लग गया तो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो
सेंडर जो है वो अपनी स्पीड जो है वो फ़ौरन कम कर लेता है और नंबर ऑफ़ पैकेट्स भी फ़ौरन से ड्रॉप कर देता है। तो इंक्रीज़ जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज़ जो है वो फ़ौरन से फास्टली होता है। यहाँ पे फॉर्मूला रेट का कंजेशन कंट्रोल के कंजेस्टेड विंडो डिवाइडेड बाय राउंड ट्रिप टाइम्स, और इसका फॉर्मूला आपके पास वो यूनिट है इसका बाइट्स पर सेकेंड। अच्छा, अब लीकी बकेट, लीकी का मतलब होता है कि जो बफ़र है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो फ़्लो करता जा रहा है, ठीक है। और ये जो बफरिंग है ट्रैफ़िक की, या लीकी बकेट से या टोकन बकेट से, इसकी वजह से हम ट्रैफ़िक के फ़्लो को जो है वो मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लीकी बकेट में क्या होता है कि ट्रैफ़िक जो है वो बफ़र में इंटर होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर यूज़र जो है वो अमाउंट ऑफ़ पैकेट्स को ज़्यादा कर ले तो फिर बफ़र जो है वो फ़िल हो जाता है और उसमें से कांस्टेंट रेट से जो है वो बॉटम से जो है वो क्या होता है, पैकेट्स आपके जो हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं, लीक होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से फॉर एग्जांपल डेटा पैकेट्स आ रहे हैं इस बकेट में और ये अब लीकी बकेट बन गई है। क्यों? क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी वो ओवरफ्लो हो गई है। तो फिक्स्ड रेट से लाइक हर सेकंड में 2 पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, हर सेकंड में 2 पैकेट्स जो है ड्रॉप हो जाएंगे। तो कॉन्स्टेंट रेट से जो है वो बकेट लीक होती रहती है। तो इसी तरह देखें, ये होस्ट कंप्यूटर है जो डेटा सेंड कर रहा है, ये पैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर अनरेगुलेटेड फ्लो होता है, लाइक विंडो साइज़ के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये आपकी जो बकेट है जिसने पैकेट्स होल्ड किए हुए हैं, ये रेगुलेटेड फ्लो लाइक एक कांस्टेंट रेट के हिसाब से जो है वो पैकेट्स को लीक करती रहेगी। अच्छा, फिर टोकन बकेट क्या होती है कि बहुत सारे लाइक जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक सोर्सेज हैं, जो बहुत सारे सेंडर्स हैं वो बकेट स्कीम को यूज़ करते हैं, टोकन बकेट स्कीम को, और ये आपको एक कंसाइज और ब्रीफ और क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है कि कितना लोड जो है वो सेंडर और रिसीवर मैनेज कर सकते हैं। और टोकन बकेट के ज़रिए से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना कंपैरेटिवली जो है वो आसान हो जाता है। एक बात, फिर इसका ऑपरेशन क्या होता है कि इनपुट पैरामीटर्स हम अप्लाई करते हैं और उसके अलावा फिर चेक किया जाता है, मतलब डेटा सेंड करने से पहले बकेट में चेक करते हैं कि उस बकेट में उस डेटा के सेंड होने के लिए टोकन मौजूद है। अब टोकन क्या होता है कि कोई आईपी की रेंज हो गई या फिर कोई साइज़ हो गया विंडो का, तो अगर आपके पास टोकन होता है डेटा सेंड करने के लिए तो हम वहाँ से वो टोकन पिक करते हैं बकेट से और डेटा सेंड कर देते हैं। और अगर टोकन अवेलेबल नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, द पैकेट इज़ रेलीगेटेड टू द बेस्ट एफर्ट सर्विस के, फिर हम उसको प्रायोरिटीज़ वगैरह के हिसाब से जो है वो सेट कर लेते हैं। टू ट्रांसमिट अ पैकेट थ्रू राउटर 1 टोकन मस्ट बी रिमूव। तो बकेट में जितने भी टोकन होते हैं, आपने एक पैकेट भेजना है नेटवर्क पे, तो आप उस बकेट में से एक टोकन लें, मतलब बकेट में से तो एक टोकन रिमूव कर दिया और फिर जो है वो डेटा सेंड कर लें। अगर तो टोकन बकेट एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि अभी जो है वो नेटवर्क जो है वो खाली है या अभी ओवरलोडेड है, अभी इसमें पहले से जगह नहीं है, तो फिर पैकेट को क्यू में लगा देते हैं कि जब नेक्स्ट टोकन आएगा जनरेट होकर फिर ही हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। और अगर तो लाइक एम्प्टी बकेट है आपके पास और उसके अलावा बैकलॉग ऑफ पैकेट्स है कि पहले से ही बहुत सारे जो है वो हैं वो रिकॉर्ड बन रहे हैं पैकेट्स के, तो फिर पैकेट को जो है वो हम स्मूथली ट्रांसमिट कर देते हैं। तो कहने का मकसद है कि जो टोकन बकेट है वो एक इस तरह की स्ट्रेटजी है कंजेशन कंट्रोल को अवॉइड करने के लिए कि उसमें टोकन्स होते हैं बकेट में मौजूद, और हमने अगर डेटा सेंड करना होता है तो पहले हम देखते हैं कि बकेट में टोकन है, अगर तो वो टोकन पड़ा होता है तो उसमें से एक टोकन लेते हैं और डेटा को सेंड कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 127। इसमें हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करनी है। इस टॉपिक में काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो वो ब्रॉडबैंड आईपी पैकेट्स जो नेटवर्क्स होते हैं वो मल्टी सर्विस होते हैं और काफ़ी सारे लाइक पर्पसेस जो हैं वो सर्व कर होते हैं। और उसके अलावा स्पर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस एफर्ट्स के ब्रॉडबैंड आईपी पैकेट नेटवर्क्स की वजह से जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो नीड है वो राइज़ हुई। फिर उसके अलावा ये सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है जो काफ़ी सारे सोल्यूशंस का सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो सर्किट स्विच नेटवर्क्स में काम करती है, जैसे वीलैन्स में, या जैसे हमने एटीएम स्विचेस वगैरह पढ़े थे। उसके अलावा जो लेयर 2 और लेयर 3 है आपके ओएसआई आर्किटेक्चर की, उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑपरेट होती है। इसी तरह एटीएम और फ्रेम रिलेज जो हैं वो लेयर 2 पे काम करते हैं और ये सर्किट लाइक आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की तरह जो है वो सिनेरियो प्रोवाइड करती है। ये ट्रैफिक कंट्रोल आपको प्रोवाइड करती है। लार्जर डेटा को हम फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं। कंजेशन, अगर नेटवर्क आपका कंजेस्टेड होने लगे तो उसकी मतलब नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से हम बेटर वे में डील कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है जो नेटवर्क लेयर पे काम करती है वो एंड टू एंड नेटवर्क से कंसर्न्ड होती है, जिसमें हम सेंडर और रिसीवर सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं और राउटिंग डिवाइसेस का कोई काम नहीं होता। और उसके अलावा लेयर 3 और लेयर 2 आपस में उसके पैरामीटर्स मैप होते हैं और हम क्या करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को मिला के लेयर 2 और 3 पे ओवरऑल हम डेटा को मैप करते हैं और मैनेज करते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है कि नेटवर्क लेयर की कुछ वो हैं कि जो लोअर प्रेसिडेंस होती है उसको ड्रॉप कर देते हैं, हायर प्रेसिडेंस को कंजेस्टेड नेटवर्क में भेज देते हैं।
फिर उसके अलावा 3 प्रेसिडेंट्स बिट्स क्लासीफाई 8 कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। तो टोटल आपके पास जितनी सर्विसेज होती हैं उनमें से जो पहली 3 बिट्स होती हैं वो हाई प्रेसिडेंस को शो करती हैं और उनको जो है वो पहले नेटवर्क पे सेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे 2 क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन मॉडल्स हमें देखने को मिलेंगे, एक इंटर सर्विसेज एंड देन यू हैव डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, इंटर सर्विसेज में जो है वो लेयर 3 पे ये ऑपरेट होती है एटीएम या फ्रेम रिले के वर्चुअल सर्किट्स के लिए, और ये एंड टू एंड आपको एक रूट प्रोवाइड करती है। लेकिन जो डिफरेंट सर्विसेज है वो असल में सेवरल कॉमन क्लासेस ऑफ सर्विस को डिफाइन करती है। डिफरेंट सर्विसेज को एक जगह पे जो है वो कंपाइल करके रखती है, और हर जो सर्विस है वो डिफरेंट क्यू से जो है वो लिंक्ड होती है। ठीक है, इसी तरह एक हार्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस और एक है सॉफ्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि हार्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो वही मतलब आपके पास जो कह लें कि जो एप्लीकेशंस जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिमांड करती हैं एग्जैक्टली उनको वही सर्टेनिटी के साथ मिलती हैं। लेकिन सॉफ्ट गारंटी में क्या होता है कि आपके पास जो है वो सॉफ्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और हम कहते हैं कि जो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और जो मतलब फ़ीचर्स वगैरह चाहिए थे ट्रांसमिशन में वो सर्टेनिटी के साथ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मिल जाएंगे कि उनके चांसेस तो हैं मिलने की ज़्यादा, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने % मिलेंगे और नहीं। और हार्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस में जो है वो आपको एग्जैक्टली उतना ही मिलता है जितना हम डिमांड कर रहे होते हैं। फिर फेयर क्यूज़ में फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाता है। देखें अब ये इतने सारे फ्लोज़ हैं आपके पास, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटर कौन हुआ मल्टीप्लेक्सर में नंबर 1 वाला पैकेट, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कौन जा रहा है 1, फिर उसके बाद कौन आया 2 वाला, तो सबसे पहले उसके बाद कौन जा रहा है 2। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो पहले आएगा वही आखिर में इंटर होता है, मतलब जो पहले इंटर होता है वही आउट होता है। ठीक है, उसके अलावा फेयर क्यूज़ जो हैं वो क्या होता है कि अगर आपका नेटवर्क कंजेशन फील कर रहा है या कंजेस्टेड हुआ है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यूइंग बिहेवियर जो है वो आपके यूडीपी बिहेवियर को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी। इसी तरह जो बर्स्टी फ़्लो है कि बहुत सारी पैकेट्स ऑफ डेटा इकट्ठे सेंड हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे पूरा बफर ही इकट्ठा फिल हो जाता है और हमें जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि अब क्यू में जो है वो आपने पहले किसको प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं, बर्स्टी फ़्लो के केस में। ठीक है, इसी तरह जो प्रायोरिटी क्यूज़ हैं वो टीसीपी को ज़्यादा फेवर दे रही होती हैं, या आपने एमसीक्यूज़ में देख लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद फेयर क्यूज़ जो हैं वो एक फाउंडेशन है, और इससे क्या होता है कि हम डेटा को फेयर वे में नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सेंड कर होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और इससे बर्स्टी फ़्लो जो है वो हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और इसका ऑपरेशन इसकी मैकेनिज़्म क्या है फेयर क्यूज़ की कि पहले पैकेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, उनको प्रायोरिटीज़ असाइन करते हैं, और फिर एक एक करके राउंड रॉबिन फैशन में जो है वो हम डेटा को सेंड करते हैं, और जो एम्प्टी क्यूज़ होती हैं उनको कर देते हैं हम स्किप। अब यहाँ पे जैसे देखें क्लासीफायर लगा हुआ है, पहले फ़्लो 1 था तो फ़्लो 1 ही जाएगा, फ़्लो 2 में जो बिगर डेटा था उसको हमने फ्रेगमेंट्स के ज़रिए से छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया जैसे फ़्लो 4 में किया हुआ है। ठीक है, तो फेयर क्यूज़ का एक बेनिफिट ये है कि हम बहुत ज़्यादा बर्स्टी और बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग फ़्लो को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और हर फ़्लो जो है वो अपनी अपनी क्यू में ही रहता है। और उसके अलावा अगर वो बैंडविड्थ को जो है वो ओवरफ्लो करने की कोशिश करे तो उसको फ्रेगमेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे टोटल रिसोर्स आपके पास म्यू टोटल है, और उसके अलावा एलोकेशन ऑफ सिंगल रिसोर्स अमंगस्ट एन यूज़र्स के अगर काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं तो उनको एक ही रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से हम रिसोर्स को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी यूज़र ऐसा नहीं होता जिसको अपनी रिक्वेस्ट या अपनी डिमांड से ज़्यादा जो है वो मिल रहा हो, तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट भी नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि कोई भी यूज़र ऐसा नहीं होगा जिसको जो है वो मिनिमम एलोकेशन से ज़्यादा मिले। और उसके अलावा देखें म्यू टोटल के जो टोटल है वो हमेशा म्यू टोटल जो है वो माइनस रहता है, मतलब कम ही रहता है किससे, म्यू आई से, कि अगर आप म्यू टोटल में से किसी स्पेसिफिक यूज़र के रिसोर्स को माइनस कर दें तो वो फिर भी ग्रेटर देन आपके पास वैल्यू रहेगी किससे, म्यू टोटल से। या इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि म्यू टोटल की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी म्यू टोटल माइनस म्यू ऑफ आई, लाइक ये कोई पर्टिकुलर यूज़र है कोई भी लगा लें। ठीक है, तो जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। फिर एक ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है कि म्यू टोटल जो है वो समीशन है कि जितने भी यूज़र्स हैं उनके मतलब उनकी वैल्यूज़ वो जो भी जितना रिसोर्स ले रहे हैं उन सबको अगर हम प्लस करें सम करें तो फिर वो आपके पास टोटल रिसोर्स के बराबर आती हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो क्या होता है कभी भी लूज़ नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीक नंबर 9। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।